नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे ओपेक और एलाइज की जो मीटिंग है आज, और उसके पहले कच्चे तेल में जिस तरह का हमने हल्की सी बढ़त आते हुए देखी है, कैसे इसे रीड करें। कल रात गैस के प्राइसेस में करीबन 6% की गिरावट थी। एशियन मार्केट्स में आज भी करीबन 1% की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है, यानी कि काफी वॉबली है एनर्जी बाजार। ओपेक की मीटिंग से पहले क्या कुछ निकल के आ सकता है, इस पर करेंगे बात। साथ ही नेचुरल गैस में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, उसका कितना असर यूरोप से है, यूएस में जिस तरह का प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाईज पर है, और सीएफटीसी के मुताबिक जिस तरह से यहां पर जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो मार्च 2020 के बाद सबसे हाईएस्ट हैं, यानी कि ज्यादा लोगों को यह लगता है कि नेचुरल गैस के भाव यहां से और गिर सकते हैं। क्यों है ऐसा, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बात यहां पर करेंगे कॉटन में, जहां पर बढ़त यहां पर अब भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जरूर हमने कुछ कंसोलिडेशन आते हुए देखी है, लेकिन भारतीय बाजारों में पिछले एक हफ्ते में लगातार कॉटन में तेजी है। क्यों है ये, बुआई के नंबर्स कैसे हैं, मांग कैसी है, इन सब पर भी करेंगे बात। साथ ही इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज के सुनील काटके, धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, bsplindia.com के सीईओ विजय भंवानी भी हमारे साथ हैं। आप सबका यहां पर कार्यक्रम में स्वागत है। कच्चे तेल से ही शुरुआत कर लेते हैं। और सुनील, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को यहां पर, जो करंट लेवल्स हैं $100 के आसपास, क्या करने की राय है और क्या वॉच करना चाहिए ओपेक की मीटिंग से? मनीषा जी, आई थिंक मार्केट जैसे आपने बताया आज का वीकली इन्वेंट्री का भी वेट कर रहा है, और दूसरा ओपेक के मीटिंग का आउटपुट भी क्या रहेगा। मीटिंग में क्या और प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सहमति बनती है, उसके ऊपर नजर रहेगी लोगों की। ऑलरेडी ओपेक मेंबर्स जो है प्रीवियस आउटपुट के टारगेट्स को मीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसका असर हमें क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा बहुत रिकवरी के तौर पे देखने को मिला है। इवन जो बाइडन का जो विजिट था सऊदी अरेबिया का आउटपुट को बढ़ाने के लिए, वो भी फेल होते हुए नजर आया था। उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं बढ़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स भी अभी भी मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि वेस्ट की तरफ से रशियन ऑयल के प्राइसेस पे कैप करने की जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के सप्लाई कंसर्न्स को और बढ़ावा दे सकती है, ऐसा व्यू है। मिक्स्ड रिएक्शन अभी हमको देखने को मिला है। हमने ठीक ठाक करेक्शन भी देखा और थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी हमने देखने को मिला है, और डॉलर का भी एक बड़ा रोल रहा है। ऑल टाइम हाई से डॉलर की अच्छी खासी करेक्शन हुई थी, तो उसकी वजह से फिर से थोड़ा बहुत रिकवरी हमको सारे इंटरनेशनल कमोडिटीज में देखने को मिला था। अभी फिर से थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रहे हैं, तो उस वजह से क्रूड आज के ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 60-70 रुपए डाउन ट्रेड कर रहा है। तो दो फैक्टर मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एक, ग्लोबल डिमांड के संकेत कैसे रहेंगे, क्योंकि यूएस और चाइना का जो अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज उभर के आ रहे हैं, उससे रिस्क सेंटिमेंट ग्लोबली थोड़ा वीक हो रहे हैं, तो उसका डेंट जो है क्रूड के प्राइसेस पे पड़ सकता है। और दूसरा, क्या ओपेक प्लस नेशंस जो अपने आउटपुट बढ़ाने के टारगेट्स हैं उसको मीटअप कर पाएंगे। अगर वो मीटअप कर पाएंगे तो प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहेंगे। और ब्याज दरें कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं। फेड का लेटेस्ट स्टेटमेंट यही आया है कि हो सकता है सितंबर के मीटिंग में भी फिर से 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक हो सकता है। तो अगर सिचुएशन ऐसे ही रहेगा तो मुझे लगता है ब्रेंट ऑन द लोअर साइड $95 अ बैरल और ऑन द हायर साइड $115 अ बैरल का रेंज बरकरार रख सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्राइसेस पे दबाव जरूर रहेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा मजबूती है, तो सेल पोजीशन इनिशिएट करना ज्यादा रेकमेंड करूंगा मैं आज। 7450 का लेवल चल रहा है, यहाँ पे बेच के चल सकते हैं। 7520 को एक स्टॉप लॉस लगाएं, और 7350 का ऑन द डाउन साइड टारगेट लेके चल सकते हैं। ऑलराइट विजय, आपको चार्ट्स पे कैसा लगता है कच्चा तेल? क्योंकि फंडामेंटल्स तो काफी सारे हैं, यहाँ पर अनसर्टनिटीज भी हैं, लेकिन ऑन चार्ट्स का यहाँ पर बेहतर क्लैरिटी है। जी, मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। और मुझे लगता है कच्चे तेल में ऊपरी ओर काफी दबाव बना हुआ है दाम पर। जहां WTI वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट ग्रेड की बात करें तो 102 का जो स्तर है, 102-2.5 डॉलर का जो स्तर है, वो इसके लिए काफी एक महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट बन जाएगा। और $92 का जो सपोर्ट है, वो अगर वायलेट होता है तो क्रूड में अच्छी खासी मात्रा में गिरावट आ सकती है। ये बढ़त जो है, ये यूक्रेन और रशिया के बीच की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद इतनी सारी जो बढ़त आई है 25 से 30% की, उसमें से कम 75 से 80% बढ़त छूट सकती है। यानी कि आप इस WTI ग्रेड में आने वाले कुछ महीनों में $80-82 का दर देख सकते हैं, बशर्ते चाइना और अमेरिका के बीच में ताइवान के ऊपर कोई ऐसा फ्रिक्शन ना हो जाए जिसकी वजह से सप्लाई साइड डिसरप्शन या मार्केट में शॉर्टेजेस की कोई फियर फैक्टर आ जाए।
तो आपको एक अगर एक नियर टर्म और एक थोड़ा सा बाय एंड ऑफ दिस ईयर चार्ट्स को अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की मूवमेंट यहाँ पर देखने को फिर मिल सकती है, विजय? जहां कच्चे तेल का सवाल है भारतीय बाजारों में एमसीएक्स में, तो वहां जब दाम जो है ऊपरी ओर 8,050 के आसपास आता है तो वहां पर रुकावट आएगी। ये मध्यम जो है टारगेट है। छोटे अवधि के निवेशकों को ये देखना चाहिए, कारोबारियों को ये देखना चाहिए कि क्या 7,355 के नीचे कच्चे तेल का दाम एमसीएक्स पे टिक पाता है। अगर ये होता है तो इसमें शॉर्ट सेल बनता है और 7,300 के नीचे लुढ़कते ही इस गिरावट के दौरान आपको शायद 7,100 का स्तर भी मिल जाए। आपका स्टॉप जो होगा वो कल का जो हाई बना था, ये बना था 7,800 के आसपास का, इसके थोड़ा नीचे आप स्टॉप रखेंगे 7,640 के आसपास। ओके विजय, ऑल्सो आपने नेचुरल गैस के प्राइसेस अगर चार्ट्स पे देखे हो तो यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी रोजाना बढ़ती हुई नजर आई है? मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही बताया। इसमें जो उठक पटक है, गिरावट और बढ़त की जो रोज की रेंज है, ये कम से कम 8 से 10 वर्षों में इंट्राडे रेंज सबसे बड़ी हो गई है और ये कारोबारियों के लिए एक बहुत भारी चैलेंज है, क्योंकि बहुत जल्दी हिट होते हैं टारगेट भी। अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी जब तक थमेगी नहीं तब तक कारोबारियों को आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। नेचुरल गैस वैसे ही वॉलेटाइल है और अब हम देखें तो 600 का स्तर जो है एमसीएक्स पे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण ना सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बल्कि एक तकनीकी सपोर्ट भी है। अगर 600 के स्तर के नीचे नेचुरल गैस चलना शुरू कर दे तो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। हालांकि क्रूड ऑयल से रिलेटिवली स्पीकिंग ये थोड़ी ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अगर बढ़त के दौरान 640-50 के ऊपर ये नहीं जाता है और जो है विंटर यूरोप में ठीक ठाक बिना किसी अकस्मात शॉर्टेजेस के निकल जाता है, तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में फिर से आपको एक गिरावट दिख सकती है जो शायद 550 के दाम तक नेचुरल गैस को ले जाए। आपको क्या लगता है यहाँ पर जय, आपको भी लगता है कि मुनाफा वसूली यहाँ पर गैस में जारी रह सकती है? जी मनीषा, मुझे लगता है यहाँ पे अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही बना हुआ है। प्राइमरी रीजन आप देखें तो जिस हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण पूरे यूरोप में एक अनप्रेसिडेंटेड गर्मी का दौर देखने को मिला, जिसके कारण ये एंटिसिपेटेड नहीं था और नेचुरल गैस सप्लाईज यहाँ पे ज्यादा हो गए डिमांड से। दूसरी तरफ जो अभी इश्यूज चल रहे हैं गैसप्रॉम को लेके, रशिया इंसिस्ट कर रहा है कि उसे गैस बेचना है तो रूबल में ही बेचना है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक्सेस सप्लाई वाला सिनेरियो या सेंटिमेंट बन रहा है, क्योंकि जो यूसेज यूरोप में होना था उससे कम यूसेज हुआ है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है शॉर्ट टर्म में। अगेन यहाँ पे अगर देखें फंडामेंटली तो डिमांड साइड में यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती है। सप्लाई डिसरप्शन एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे विंटर जैसे जैसे नजदीक आएंगे डिमांड रिवाइव कर सकता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखें तो मुझे लगता है अभी प्रेशर बरकरार रहना चाहिए, अनदर 4-5% यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई कच्चे तेल और गैस की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ विजय आज समय निकालने के लिए और चार्ट्स पे क्या लगते हैं प्राइसेस वो बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर फिर से कुछ मुनाफा वसूली लौटती हुई नजर आई है। यूएस डॉलर में एक हल्का सा रीबाउंड है और एक सेफ हेवन के तौर पर हमने डॉलर को यहाँ पर फिर से बढ़ते हुए देखा है। जिस तरह से यूएस और चीन में जो तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है उसका कुछ फायदा यहाँ पर डॉलर को फिर मिलता हुआ नजर आया है। निचले स्तरों से कुछ बहुत खरीदारी यहाँ पर जरूर लौटी है, लेकिन सुनील कैसे देखते हैं आप इन लेवल्स पे मेटल्स को? जी मनीषा, मुझे लगता है एक तो जो डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त हमने देखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, उससे थोड़ा दबाव जो है जरूर इंटरनेशनल कमोडिटीज पे सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है। ट्रेजरी यील्ड्स में भी एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला है। अगर हम ग्लोबल रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल की हम बात कर रहे हैं, तो यूएस और चाइना दो मेजर इकोनॉमीज है। अगर इनमें तनातनी होती है, जो पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता ही है।
और इंडस्ट्रियल मेटल का कंजम्पशन जो कहीं न कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। आई थिंक उसके वजह से भी थोड़ा बहुत दबाव जो है इंडस्ट्रियल मेटल पे देखने को मिल सकता है। और आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो चाइना ने अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस बताए थे 5.5% तक का ग्रोथ जो है इस साल का जो टारगेट लेके चले थे, वो कहीं न कहीं वो मिस आउट होते हुए नज़र आता जा रहा है, जो कि उनके 3 डेकेड के लोएस्ट ग्रोथ रेट पे पहुँचाएगा। तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रियल मेटल पे रहेगा। तो मेरा व्यू जो है सेल ऑन राइज का ही रहेगा, बीट कॉपर हो या जिंक हो या एल्यूमीनियम हो। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो 647, 648 का भी दायरा ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पे। मुझे लगता है 635 तक का लेवल इंट्राडे में दिखा सकता है। 655 का एक रेजिस्टेंस है, वहाँ का स्टॉप लॉस लेके सेल किया जा सकता है मार्केट प्राइस पे भी। जय, जो तेजी हमने यहाँ पर सोने चांदी में पिछले हफ्ते आते हुए देखी थी, वो अब थोड़ी सी कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है। ऑफ हाइज हैं दोनों ही सोने चांदी के प्राइसेस। करंट स्तरों पर क्या करने की राय है? मनीषा, देखिए, गोल्ड सिल्वर में मैं हमेशा ही बुलिश रहा हूँ आपके शो पे। मुझे लगता है वो 50,000 के नीचे जो लेवल था वो एक बेहतरीन मौका था। हालांकि अभी भी मौका गया नहीं है। जितने ही हम डीप यहाँ पे क्राइसिस वाले सिनारियो पे जाएंगे वो उतना ही बेनिफिट करेगा गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को। हालांकि थोड़ा सा एबरेशन जरूर है, क्योंकि इतने ग्लोबल कंसर्न्स के बावजूद भी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में प्रेशर है। हालांकि गोल्ड डॉलर इंडेक्स में एक करेक्शन था, जिसका एक फायदा मिला है बुलियन प्राइसेस को। आने वाले समय में भी मुझे लगता है कंसर्न्स और निकल रहे हैं। अब यूएस चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन ऑलरेडी है ऑन द टेबल। तो ये सारे चीजें मिला के जैसे जैसे विंटर नजदीक आएगा, मुझे लगता है कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगा और ये गोल्ड को बेनिफिट करेगा। सो बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखें। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर देखें तो अब आपका एलोकेशन बुलियन या गोल्ड की तरफ ज्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो। जी हाँ, इवन आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो $100 तेज है अभी भी यहाँ पर सोना आपकी स्क्रीन पर 1763 के लेवल्स और खरीदारी की राय। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का जय। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। कॉटन और चीनी पर होगा हमारा पूरा ध्यान। आपका स्वागत है। और सूत्रों के मुताबिक जो सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव है ये है कि चीनी का आज एफआरपी बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग है, बातचीत जारी भी है। चीनी की जो केन की बुआई है वो भी यहाँ पर जोर शोर से है, और वो ये समय भी है जब हम यहाँ पर एफआरपी का अनाउंसमेंट होता हुआ देखते हैं। कैबिनेट और सीसीए की बैठक है आज, और माना यही जा रहा है कि उसमें एक एजेंडा में यहाँ पर एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये वो भाव है जो चीनी मिलें जो हैं वो किसानों को देती हैं उनके गन्ने के भाव के तौर पर। तो इंटरनेशनल जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इसको यहाँ पर फिक्स करती है। पिछले साल इसको बढ़ा के 290 रुपए किया गया था प्रति क्विंटल, और माना यह जा रहा है कि इसे अब 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल किया जा सकता है। यानी कि जो बढ़त है वो 15 रुपए की है साल दर साल के हिसाब से। और उसी लिहाज से हमने देखा भी है एक रिएक्शन यहां पर चीनी मिलों की तरफ आते हुए। आपको यह भी बता दें कि जो सीएसीपी है उसी ने रिकमेंड किया था कि 15 रुपए का इजाफा, हमें इसी पर हमने यहां पर इजाफा भी आते हुए देखा है। सीएसीपी के लिहाज से यहां पर 2.5% का इजाफा जो है सेलिंग प्राइस में वो एक्सपेक्ट यहां पर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 0.25% का रिकवरी रेट में हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। तो बात यह थी कि चीनी का जो केन है, जो गन्ना है, उसका जो एफआरपी है वो 305 रुपए इस लिहाज से लगाया गया है कि 10.25% रिकवरी रेट 2022-23 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्लियरली कैलकुलेशंस के लिहाज से यहां पर इसे तय किया जाता है। पिछले साल के 290 से बढ़ाकर 315 ज्यादा 305 इसे किया जा रहा है। 15 रुपए की बढ़त है, 305 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर गन्ने का भाव किया जा सकता है। और जो रिकवरी रेट है वो यहां पर 10.25% किया देखना जा रहा है। जो पिछले साल का रिकवरी रेट था वो 10% के लिहाज से देखा गया था, कैलकुलेट किया गया था। रिकवरी रेट वो क्वांटम है जिसमें चीनी प्रोड्यूस होती है गन्ने के हिसाब से। माना यह जा रहा है कि इस बार जो रिकवरी रेट है वो बेहतर रह सकता है, और इसी लिहाज से चीनी मिलें थोड़ा सा ज्यादा यहां पर दाम दें। 15 रुपए की बढ़त की यहां पर बात की जा रही है। तो 290 जो पिछले साल का एफआरपी था
था वो बढ़ा के इस बार यहाँ पर 305 किया जा सकता है। इंतजार करना होगा ऑफकोर्स आज के दिन के लिए यहाँ पर, क्योंकि 1-2 बजे के करीब करीब इस खबर के ऊपर कॉन्फर्मेशन भी मिल सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इवन एज केन के भाव तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, एक मांग यहाँ पर चीनी मिलों की तरफ से रही है और वो ये कि यहाँ पर चीनी के जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसको भी बढ़ा दिया जाए। एज ऑफ नाउ ये 31 रुपए प्रति किलो है, लेकिन 33 रुपए तक तो कम से कम बढ़ाया जाए, ये एक मांग यहाँ पर क्लियरली मिलों की तरफ से भी रही है। तो एज ऑफ नाउ जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर मिली है वो यही है कि गन्ने का जो FRP है आज कैबिनेट और CCA की मीटिंग में बढ़ाया जा सकता है और करीब करीब 15 रुपए की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल पाएगी। चीनी के स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ पर आते हुए देखा है, जहाँ पर गिरावट ज्यादातर चीनी के स्टॉक्स में देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर अब कॉटन की भी करेंगे, जहाँ पर तेजी प्राइसेस में लगातार बरकरार है। यहाँ पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेक्सारिया हैं। अरुण जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो कॉटन में इतनी बढ़त नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों में यहाँ पर पिछले 4-5 सेशंस में फिर से तेजी कैसे देखते हैं आप इसे? नमस्कार मनीषा जी। डोमेस्टिक मार्केट में जो MCX में जो दाम बढ़े हैं, मेरे हिसाब से दिस इज मोर ऑफ अ स्पेक्युलेटिव एलिमेंट देन ऑफ फंडामेंटल थिंग। बिकॉज आज ये देखिए 98,000 रुपया से लेके 98,500 रुपये का भाव हो गया है फॉर अगस्त डिलीवरी, विच वॉज जो 15 दिन पहले इसका भाव चल रहा था वो जुलाई के वायदे के सामने 3,000 रुपया माइनस में चल रहा था, जो पॉजिटिव में हो गया जुलाई एक्सपायरी में और अभी बढ़ गया है। एक नंबर 1। नंबर 2, माल बिल्कुल भी है नहीं कॉटन का मिलों के पास, और जो मिलें माल ले रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिलेड इन शिपमेंट जो उन्होंने इंपोर्ट किया था उसके कारण है। अदरवाइज ये भाव में कोई मिलों को पड़ता नहीं खा रही है, कोई मिलों को पोसा नहीं खा रहा है। ऑन एन एवरेज 40 से 60 रुपया किलो का नुकसान हो रहा है यार्न के अंदर। सो मेरे को, हमारे को या ट्रेड में भी कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो तेजी आई है, इज इट सस्टेनेबल तेजी है कि ये इट इज शॉर्टेज है, इसके कारण तेजी है कि वायदे के अंदर जो आपका OI है और जो स्टॉक्स है उसमें बहुत अंतर है। आज जैसे OI है, OI 1300 लॉट का OI है एक्सचेंज के अंदर, और आज स्टॉक 3,000 गाट में नहीं है। तो मतलब दिस इज अनएबल टू अंडरस्टैंड, इसमें समझ के बाहर की चीज है कि क्या होता है। अरुण जी, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की यहाँ पर बात करें तो क्या मार्केट में मांग है और यहाँ पर भाव कैसे हैं फिर? Mr. ji, in India, in the first time in the Indian history, the production capacity or the spindleage, which is idle, is more than 50%. 50% spindleage idle पड़े हैं, उसके बावजूद भी यार्न की डिमांड नहीं है बाजार में। तो there is something very big fundamentally wrong somewhere कि क्या कारण क्या है? There's total demand destruction in yarn, not only in one market but across the globe, all the markets. पहले हमेशा ये होता था कि एक मार्केट में अगर जहाँ ठीक चल रहा है, दूसरा एक मार्केट खराब है तो दूसरा ठीक हो जाएगा, दूसरा खराब है तीसरा। पर यहाँ तो अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग इज बैड। और हिंदुस्तान के अंदर चाइना और बांग्लादेश, ये 2 कंट्री थी जो 2/3 एक्सपोर्ट इंडिया का या इनका उनके पास होता था, अभी मुश्किल से नहीं के बराबर ही है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मार्केट सस्टेन कैसे हो पाएगा ये आगे जाके इन द मंथ्स टू कम। एंड आप प्राइस भी देखोगे तो अभी जो अगस्त की प्राइस है और आपकी अक्टूबर की प्राइस है, उसके अंदर भी 20,000 रुपये का फर्क है। 20,000 रुपया कैंडी का, 10,000 रुपया से 12,000 रुपया पर बेल का फर्क है। तो दिस इज प्योरली एन अपॉर्चुनिटी का प्राइस है ये अगस्त। अदरवाइज लॉन्ग रन दिस प्राइस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। ऑल राइट, यानी कि और ध्यान देना होगा यहाँ पर कि आगे कॉटन के भाव कैसे रह सकते हैं। एज ऑफ नाउ जैसे अरुण जी कह रहे हैं कि बहुत ही जस्टिफाइबल नहीं है ये करंट लेवल्स, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है और ऑन ग्राउंड डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपनी चीनी की खबर पर यहाँ पर फिर से लौटेंगे और हमने चीनी के स्टॉक्स में वो एक रिएक्शन भी आता हुआ देखा है। 10.25% की रिकवरी के लिहाज से 15 रुपए की बढ़त CSCP ने यहाँ पर रेकमेंड करी थी। आज वो यहाँ पर आएगी या नहीं, मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं जो ये खबर भी लेके आए थे। लक्ष्मण, क्या है डिटेल्स, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या नंबर्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से करीब 1 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। उसमें गन्ने की FRP
15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। अभी ये 290 रुपए प्रति क्विंटल है, अभी इसको बढ़ करके 305 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि 290 रुपए प्रति क्विंटल जो एफआरपी थी वो दरअसल 10% रिकवरी पर थी, यानी 1 क्विंटल गन्ने में से 10% चीनी निकलेगी तो हम 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जो है 10% की बजाय इसमें 10.25% रिकवरी पर एफआरपी तय किया जाएगा। तो एक तरीके से जिनके गन्ने से ज्यादा चीनी निकलने की संभावना रहेगी उनको ज्यादा एफआरपी मिलेगा, और अगर 10.25 से ज्यादा रिकवरी होती है या फिर कम रिकवरी होती है तो एफआरपी भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा होगी। इसका फॉर्मूला ये रखा गया है कि अगर 1% ज्यादा रिकवरी निकलती है तो उसके हिसाब से एफआरपी में बढ़ोतरी की जाएगी, फिर कम निकलती है तो एफआरपी भी कम हो जाएगा। तो ये है इफेक्टिव। देखें तो चीनी मिलों के ऊपर कम से कम जो मेरी बात हुई इंडस्ट्री सोर्सेज से करीब 7 रुपए के आसपास एफआरपी बढ़ने का इफेक्टिव असर आएगा। और एक और बात लक्ष्मण जो यहाँ पर है कि इवन एज चीनी का एफआरपी तो यहाँ पर बढ़ता तो हमने देखा ही है, और जैसे आपने वो रिकवरी का कैलकुलेशन समझाया वो भी सही है, लेकिन जो चीनी की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो अभी भी यहाँ पर स्टक है और कई सालों से है, और मिलों को लगता है कि वो भी बढ़ाया जाना चाहिए। 15 रुपए एफआरपी शायद बाजार एक्सपेक्ट कर ही रहा था, क्योंकि सीएसईपी वो रिकमेंडेशन पहले ही दे चुका था। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद एमएसपी पर भी यहाँ पर कोई नजर रखी जाए, कोई बातचीत हो? नहीं, एमएसपी को लेके जो कैबिनेट में इस पर ये प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जो कैबिनेट से हट के जो चीनी मिलों के साथ बातचीत हो रही है उसमें सरकार की मंशा ये है कि फेस्टिव सीजन में चीनी के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, आपको सुनिश्चित करना है। लेकिन चीनी मिलों को नुकसान ना हो इसी वजह से एफआरपी को नए तरीके से सरकार बढ़ा रही है। दूसरा कि एफआरपी बढ़ने के कुछ ही दिन बाद आप देखें कि एथेनॉल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी इसी अनुपात में, और साथ ही साथ सरकार कहेगी कि हम एक्सपोर्ट आपको अलाउ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से आप भरपाई कर लीजिए, लेकिन घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें ना बढ़े ये सुनिश्चित करना है। एब्सोल्युटली। और लक्ष्मण, हमने काफी हद तक बाकी सभी कमोडिटीज में यही आते हुए देखा है कि दाम यहाँ पर कम ही रहने चाहिए, अवेलेबिलिटी बेहतरीन रहनी चाहिए। फेस्टिवल सीजन से पहले सरकार की क्लियरली ये कोशिश है कि सभी कमोडिटीज के भाव यहाँ पर कम हो, अफोर्डेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी भी हो। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसको बहुत ही डिटेल से इस खबर को दर्शकों तक लेके आने के लिए। सुनील, आप कैसे देखते हैं, चाहे कॉटन है या चीनी, सरकार के जो मेजर्स हैं वो अब भी यहाँ पर जारी हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है अगर कॉटन की बात करते हैं तो ठीक ठाक रिबाउंड हमने देखा है। मार्केट में अगले 1 या 2 महीने में डिमांड की बढ़त की आशंका है, क्योंकि जो नया सीजन का क्रॉप है वो सितंबर और अक्टूबर में ही आएगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड के चलते और 2 महीने 3 महीने के बाद अराइवल होगा जो फ्रेश सीजन का जो क्रॉप है, तो उसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा जो पेस्ट अटैक है और जो एक्सेसिव बारिश हुई है उसकी वजह से भी कॉटन का जो आउटपुट है वो इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा एक आशंका है। उसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो मोमेंटम मुझे लगता है थोड़ा तेजी का ही रहेगा, और 700 से 1000 रुपए का इंप्रूवमेंट हम एमसीएक्स के भाव में देख सकते हैं अगस्त के वायदे में। अभी 47,000 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 46,700 का स्टॉप लॉस लगाते हुए बाई कर सकते हैं, और 47,600 47,800 तक का टारगेट जो है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में कॉटन में देखने को मिल सकता है। और शुगर फ्रंट पे जो पॉलिसी है मुझे लगता है एक वेलकम मूव है, और प्राइसेस को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक बढ़िया स्टेप है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। फेयर पॉइंट। चीनी में ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकारी कदम है, एफआरपी का इंतजार हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, और जैसे कॉटन में भी यहाँ पर सुनील ने कहा कि जो चिंताएं हैं फसल को लेकर उसका फायदा प्राइसेस में आता हुआ नजर आया है। बहुत शुक्रिया सुनील साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सभी ब्रेकिंग न्यूज के लिए CNBC आवाज पर।